जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए थर्ड सेमेस्टर के हिंदी साहित्य के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली हैं। आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि यह प्रश्न एग्ज़ाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। और जो भी इस चैनल पर नया हो वह चैनल सब्सक्राइब कर ले, जिससे उसे आने वाली वीडियोस प्राप्त हो सके। हमारा प्रश्न है, हल्कू प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र था? तो वह पूस की रात कहानी का पात्र था। प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? धनपत राय। प्रेमचंद पर किसने कलम का सिपाही नाम से पुस्तक लिखी हुई है? तो वह लिखी हुई है उनके पुत्र अमृत राय ने लिखी हुई है। जैनेन्द्र कुमार का जन्म कब हुआ था? जैनेन्द्र कुमार का जन्म सन 1905 में हुआ था। अगला प्रश्न हमारा है कि जैनेन्द्र कुमार का देहावसान कब हुआ था? जैनेन्द्र कुमार का देहावसान 24 सितंबर सन 1988 को हुआ था। आशुतोष पर क्या आरोप लगाया गया? पाजेब चुराने का। यह पाजेब कहानी का हमारा प्रश्न है। किसकी पाजेब खो गई थी? तो मुन्नी की पाजेब खो गई थी। अगला हमारा प्रश्न है कि मुन्नी कौन था? कथावक्ता की सुपुत्री और आशुतोष की बहन थी। कौन? मुन्नी। छुन्नू कौन था? आशुतोष का बाल सखा था। जैनेन्द्र जी का जन्म कहाँ हुआ था? जैनेन्द्र जी का जन्म कौड़ियागंज, जिला अलीगढ़ नामक स्थान पर हुआ था। यह हमारा पाजेब कहानी का क्वेश्चन है। अब आगे हम देखेंगे कि जैनेन्द्र जी द्वारा लिखित प्रथम उपन्यास का नाम बताइए। उन्होंने प्रथम उपन्यास परख लिखी हुई थी। जैनेन्द्र जी को कौन सा पुरस्कार मिला था? हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। अगला प्रश्न है कि जैनेन्द्र कुमार द्वारा रचित 4 कहानी संग्रह के नाम लिखिए। उनकी पहली कहानी संग्रह है फांसी, जय हिंद, वातायन, नीलम देश की एक राजकन्या और एक रात। यह उनकी 5 कहानियाँ यहाँ पर बता दी गई हैं। कौन कौन सी? फांसी, जय हिंद, वातायन, नीलम देश की राजकन्या और एक रात। अज्ञेय जी का जन्म कब हुआ था? सन 1911 ईस्वी में हुआ था। यहाँ पर आपको पाठों के भी प्रश्न देखने को मिलेंगे तथा उनके जो लेखक हैं उनके बारे में भी प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय का पूरा नाम सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय किस प्रकार के कलाकार हैं? तो वह प्रयोगधर्मी कलाकार हैं। अज्ञेय किस प्रकार के कहानीकार हैं? मनोविश्लेषणवादी कहानीकार हैं वह। गैंग्रीन कहानी के बारे में अब हम प्रश्नों को देखेंगे कि रोज गैंग्रीन कहानी में मालती रिश्ते में लेखक की क्या है? मालती जो है वह लेखक की दूर के रिश्ते की बहन है। कौन है? लेखक की दूर के रिश्ते की बहन है। रोज गैंग्रीन कहानी में मालती के पति का नाम क्या है? मालती के पति का नाम महेश्वर था। पिता के किताब मांगने पर मालती ने क्या उत्तर दिया था? मालती बोली, किताब मैंने फाड़कर फेंक दी है, मैं नहीं पढ़ूंगी, क्योंकि उसका पढ़ने लिखने का मन नहीं करता था। अज्ञेय 2 कहानी संग्रहों के नाम लिखिए। अज्ञेय के 2 कहानी संग्रह कौन कौन से हैं? विपथगा और परंपरा। यह 2 उनकी 2 कहानी संग्रहों का नाम है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अज्ञेय की रोज गैंग्रीन कहानी अन्य किसी नाम से प्रकाशित हुई थी, उसका क्या नाम था? अज्ञेय की जो रोज कहानी है वह गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी। ये मिसप्रिंट कर दिया है, यहाँ पर गैंग्रीन नहीं देना था। रोज कहानी के जो है वह गैंग्रीन नाम से प्रकाशित हुई थी। अगला प्रश्न है, अज्ञेय की कौन सी कहानी मध्यम वर्गीय जीवन एक रस्ता का जबरदस्त प्रतीक है? मध्यम वर्गीय जीवन की एक रक्ता का प्रतीक कौन सी है? अज्ञेय की रोज कहानी जो है वह मध्यम वर्गीय जीवन की एक रास्ता का जबरदस्त प्रतीक है। अगला प्रश्न हमारा है कि यशपाल का जन्म कब हुआ था? यशपाल का जन्म सन 1903 में हुआ था। अगला प्रश्न है, यशपाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? फिरोजपुर छावनी में हुआ था। जेल से छूटने के बाद यशपाल ने क्या किया था? एक पत्र में उप संपादक हो गए। लखनऊ के एक पत्र में वह उप संपादक के रूप में कार्य करने लगे थे। यशपाल ने कौन सा नया पत्र प्रकाशित किया? विप्लव। यशपाल ने वायसराय की ट्रेन को उड़ा देने का प्रयत्न किस वर्ष किया था? सन 1926 में। क्रांतिकारी दल में भाग लेने पर यशपाल को कितने समय की सज़ा हुई थी? 3 साल की सज़ा हुई थी। और वहां से निकलने के बाद लखनऊ के एक पत्र वाले ऑफिस में यह नौकरी करने लगे थे।
फूलों का कुर्ता किसकी कहानी है? यशपाल की कहानी है। तुमने कहा था मैं सुंदर हूँ किसकी रचना है? यशपाल की। पर्दा कहानी के रचनाकार का नाम लिखिए। पर्दा कहानी के रचनाकार यशपाल हैं। देखिए, हम कहानी के साथ साथ लेखकों के बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी चैप्टर वाइज, और जो उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वही आपको देखने को मिल रहा है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, आपके लिए यह वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। यशपाल द्वारा लिखित पर्दा किस विधा का रचना है? यशपाल द्वारा लिखित पर्दा कहानी विधा की रचना है। कौन सी विधा का? कहानी विधा। फणीश्वर नाथ रेणु साहित्य की किस विधा में चर्चित हैं? वह आंचलिक कथा साहित्य के लिए चर्चित हैं। फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों का मुख्य उद्देश्य क्या था? मानवतावाद। क्या था? मानवतावाद। अगला प्रश्न है, अग्निखोर शीर्षक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। अग्निखोर जो शीर्षक था उस कहानी का संग्रह फणीश्वर नाथ रेणु जी ने किया था। मैला आंचल किस विधा की रचना है? तो यह उपन्यास विधा की रचना है। किसकी कहानियाँ ठुमरी धर्मा कही गई हैं? फणीश्वर नाथ रेणु की कहानियों को ठुमरी धर्मा कहा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कब और कहाँ हुआ था? फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बिहार प्रांत के पूर्णिया जनपद के अंतर्गत औराही हिंगना नामक गांव में 4 मार्च सन 1921 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? बिहार प्रांत के पूर्णिया जनपद अर्थात जिले में, पूर्णिया जिले के अंतर्गत जो एक औराही हिंगना नामक गांव आता है, वहाँ पर 4 मार्च सन 1921 ईस्वी में हुआ था। फणीश्वर नाथ रेणु का निधन कब हुआ था? उनका निधन, फणीश्वर नाथ रेणु जी का निधन 11 अप्रैल 1977 को हुआ था। रेणु जी की सर्वाधिक ख्याति प्राप्त कहानी का नाम लिखिए। रेणु जी की सबसे चर्चित कहानी तीसरी कसम है, जो कि हमारे सिलेबस में लगी हुई है। रेणु जी की भाषा पर प्रकाश डालिए। रेणु जी की भाषा में ग्रामीण भाषा शैली के शब्दों का बाहुल्य है, बाहुल्य अर्थात अधिकता है, अतएव तद्भव एवं देशज शब्द की अधिकांशता प्रयुक्त हुए हैं। इस प्रकार की भाषा के लिए अपने स्वाभाविक से अधिक सरल एवं सुबोध शैली को अपनाया है। अगला प्रश्न हमारा है कि ज्ञानरंजन का जन्म कब और कहाँ पर हुआ था? ज्ञानरंजन जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? उनका जन्म 21 नवंबर 1936 को महाराष्ट्र के अकोला जिले में हुआ था। अगला प्रश्न हम देखेंगे कि ज्ञानरंजन को कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं? ज्ञानरंजन को अनेक सम्मानित पुरस्कार मिले हैं। सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार और उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का साहित्य भूषण सम्मान मिला हुआ है। सुभद्रा कुमारी चौहान पुरस्कार मिला है और मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग का शिखर सम्मान उन्हें प्राप्त है। अगला प्रश्न है कि ज्ञानरंजन ने कितनी कहानियों की रचना की है? उन्होंने 25 कहानियों की रचना की, जो सपना नहीं नामक संकलन में प्रकाशित हुआ है। कौन से संकलन में? सपना नहीं नामक संकलन में प्रकाशित हुआ है। उन्होंने 25 कहानियाँ लिखी हुई हैं। ज्ञानरंजन किस पीढ़ी के कथाकार हैं? ज्ञानरंजन साठोत्तरी पीढ़ी के कथाकार या कहानीकार हैं। साठोत्तरी पीढ़ी के चार यार के रूप में प्रसिद्ध मंडली के कौन से सदस्य थे? 4 यार के रूप में प्रसिद्ध मंडली किसकी थी? ज्ञानरंजन और दूधनाथ सिंह जी की, काशीनाथ सिंह एवं रविंद्र कालिया। ये 4 लोग 4 यार के रूप में प्रसिद्ध मंडली बनाए हुए थे साठोत्तरी पीढ़ी में। कौन कौन? ज्ञानरंजन, दूधनाथ सिंह, काशीनाथ सिंह एवं रविंद्र कालिया। ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता का नाम लिखिए। ध्रुव स्वामी नाटक के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जन्म उनका माघ शुक्ल सप्तमी संवत 1946 को काशी में हुआ था। कहाँ पे? माघ शुक्ल दशमी संवत में 1946 विश्वत को काशी में हुआ था। प्रसाद जी के किन्हीं 3 नाटकों के नाम लिखिए। चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और अजातशत्रु, ये तीनों उन्हीं के नाटक हैं और यह ऐतिहासिक नाटक हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि ध्रुव स्वामी नाटक का रचना समय बताइए। वह ध्रुव स्वामी नाटक जो है वह जयशंकर प्रसाद जी ने 1990 में रचना किया हुआ था। अगला प्रश्न है कि ध्रुव स्वामी किस युग का ऐतिहासिक नाटक है? वह गुप्त वंश के समय का ऐतिहासिक नाटक है। ध्रुव स्वामी नाटक के नायक का नाम बताइए। ध्रुव स्वामी नाटक का नाम चंद्रगुप्त था। ध्रुव स्वामी नाटक में गीतों की संख्या बताइए। कुल 4 गीत हैं। कितने गीत हैं ध्रुव स्वामी नाटक में? 4 गीत हैं। ध्रुव स्वामी में कितने अंक हैं? ध्रुव स्वामी में कुल मिलाकर 3 अंक हैं।
ध्रुवस्वामिनी नाटक के 3 पुरुष पात्रों का नाम बताइए। चंद्रगुप्त, रामगुप्त और सकराज। 3 पुरुष पात्र। 3 नारी पात्रों के नाम बताइए। ध्रुवस्वामिनी, मंदाकिनी और कोमा। यह 3 प्रमुख नारी पात्र थी, जिसमें से ध्रुवस्वामिनी सबसे प्रमुख हैं क्योंकि वह नायिका हैं इस नाटक की। प्रसाद जी के सर्वाधिक अभिनय नाटक का नाम बताइए। सर्वाधिक अभिनय नाटक ध्रुवस्वामिनी है। ध्रुवस्वामिनी नाटक के किसी गीत की 4 पंक्तियां लिखी हैं। यह कसक अरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरा अस्तित्व बता रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरव गाता कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलाता बह जा। यह उनकी ध्रुवस्वामिनी जो नाटक है उसके एक किसी गीत की 4 पंक्ति हैं। कौन कौन सी है, मतलब उनकी 4 पंक्तियां क्या हैं। यह कसक अरे आंसू सहजा, बनकर विनम्र अभिमान मुझे, मेरा अस्तित्व बता रह जा, बन प्रेम छलक कोने कोने अपनी नीरव गाथा कह जा, करुणा बन दुखिया वसुधा पर शीतलता फैलाता बह जा। अगला हमारा प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की मृत्यु का समय क्या था, मतलब वह कब मरे हुए थे। जयशंकर प्रसाद जी का मृत्यु समय है कार्तिक शुक्ल सप्तमी संवत 1994 विश्वत है। अगला प्रश्न हमारा है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक के 4 प्रमुख पात्रों के नाम लिखिए। 4 प्रमुख रूप से अभी हम लोगों ने नारी पात्र देखा 3 और 3 और पुरुष पात्र देखा। अब हम जो 4 प्रमुख पात्र हैं उनके बारे में जानेंगे। ध्रुवस्वामिनी, कोमा, रामगुप्त और चंद्रगुप्त। प्रसाद जी के प्रकाशित नाटक ध्रुवस्वामिनी का समय निर्धारण कीजिए। यह 1933 में प्रकाशित हुआ था। कोमा किस नाटक की पात्रा है, ध्रुवस्वामिनी नाटक की पात्रा है। अगला प्रश्न हमारा है कि रामगुप्त के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है, उनके लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त है, तो यह मद्यप और क्लीब जो शब्द हैं वह रामगुप्त के लिए प्रयुक्त है, क्योंकि वह वीर नहीं था, ना ही साहसी था और ना ही दूरदर्शी था। वह एक कायर और मदिरा सेवन करने वाला अय्याश जैसा हम कह सकते हैं पुरुष था। चंद्रगुप्त सकराज का वध किस वेश में करता है, स्त्री वेश में करता है। अगला प्रश्न है समुद्रगुप्त ने ध्रुवस्वामिनी को उपहार स्वरूप किसके लिए प्राप्त किया था, चंद्रगुप्त के लिए प्राप्त किया था, लेकिन उसकी विवाह उसका किससे होता है, एक बार रामगुप्त से। अंत में विद्रोह करके फिर से वह चंद्रगुप्त से शादी कर लेती है। जब रामगुप्त जो है सकराज को उसको सौंपने के लिए तैयार हो जाता है तो वह सकराज की मृत्यु का कारण बनती है। चंद्रगुप्त वाग्दत्ता पत्नी के रूप में किसे स्वीकार करता है, ध्रुवस्वामिनी को। दीपदान एकांकी के रचयिता का नाम लिखिए। दीपदान एकांकी के रचयिता डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। राम कुमार वर्मा ने किस प्रकार एकांकियाँ लिखी हैं। राम कुमार वर्मा ने ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, यथार्थवादी, सामाजिक एकांकियाँ लिखी हुई हैं। राम कुमार वर्मा की एकांकियों में किन आदर्शों को स्पष्ट किया गया है। राम कुमार वर्मा की एकांकियों में प्राचीन गौरव, सांस्कृतिक चेतना, मर्यादा और आदर्शों को स्पष्ट किया गया है। अगला प्रश्न है कि राम कुमार वर्मा को सर्वाधिक सफलता किस प्रकार की एकांकियों में मिली हुई है, तो उन्हें सर्वाधिक सफलता ऐतिहासिक, आदर्शवादी एकांकियों को लिखने में मिली हुई है। दीपदान एकांकी किस तरह की रचना है, वह एकांकी ऐतिहासिक घटना पर आधारित एक आदर्श एकांकी है। दीपदान एकांकी में किसका चित्रण किया गया है, दीपदान एकांकी में पन्नाधाय के अमर बलिदान और त्याग का सशक्त चित्रण किया गया है। अगला प्रश्न है कि दीपदान एकांकी में चंदन किसका पुत्र है, चंदन पन्नाधाय का पुत्र है। किसका पुत्र है, पन्नाधाय का। दीपदान एकांकी में कुंवर उदय सिंह किसका पुत्र बतलाया गया है, वह स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र बतलाया गया है। अगला प्रश्न है कि दीपदान एकांकी की कथा वस्तु किस प्रकार है, कथा वस्तु की ऐतिहासिक घटना पर आधारित है। दीपदान एकांकी के पात्रों में किसके चरित्र अधिक उत्कर्ष दिखाया गया है, तो पन्नाधाय के चरित्र को अधिक उत्कर्ष दिखाया गया है। अगला प्रश्न है कि बनवीर कौन था, बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। ये सब प्रश्न आप बस ध्यान से सुनते रहिए, आपको यही याद हो जाएंगे लगभग यहीं, और अगर आपके पेपर में यह आता है तो आपसे बिल्कुल भी नहीं छूटेगा। अगला प्रश्न है कि बनवीर ने दीपदान उत्सव के बहाने षड्यंत्र रचा था, क्या करने के लिए। दीपदान उत्सव में बहाने से कुंवर उदय सिंह और विक्रम सिंह को समाप्त कर मेवाड़ के सिंहासन पर अधिकार करने का
षड्यंत्र उसने रचा था। पन्नाधाय ने उस दिन कैसा दीपदान किया था? पन्नाधाय ने उस दिन स्वामी भक्त की खातिर अपने पुत्र चंदन सिंह रूपी कुल दीपक का स्वयं बलिदान कर दिया था। दीपदान एकांकी का उद्देश्य क्या है? दीपदान एकांकी का उद्देश्य पन्नाधाय के त्यागमय चरित्र के माध्यम से उत्कृष्ट प्रेम और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत करना है। अगला प्रश्न हमारा है कि बनवीर ने कुंवर उदय सिंह को समाप्त करने के लिए कौन सा तरीका अपनाया था? बनवीर ने कुंवर सिंह उदय सिंह जो थे उनको समाप्त करने के लिए नाच रंग षड्यंत्र का तरीका अपनाया था। पन्नाधाय द्वारा किसकी सहायता से कुंवर सिंह को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता है? तो वह कीरत बारी की सहायता से कुंवर सिंह उदय सिंह को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाता था। कीरत बारी जो है वह एक पत्तल धोने बीनने वाला आदमी रहता है। आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। यह कथन किसका था? यह कथन रावल की लड़की शामली ने पन्नाधाय से कहा था। बनवीर ने पन्नाधाय को क्या लालच दिया था? बनवीर ने पन्नाधाय को मारवाड़ में एक जागीर देने का लालच दिया हुआ था। अगला हम देखेंगे प्रश्न, राजपूतनी व्यापार नहीं करती महाराज। इस कथन के अनुसार पन्नाधाय ने राजपूतनी का कर्तव्य बतलाया था किसे? पन्नाधाय ने बतलाया कि राजपूतनी या तो रणभूमि पर चढ़ती है या तो चिता पर, यही उसका कर्तव्य है, यह वह बनवीर से कहती है। अगला प्रश्न हमारा है कि कुंवर उदय सिंह का संरक्षक कौन था? उसका दासी पुत्र बनवीर था। संरक्षक के रूप में कार्य करता था कुंवर उदय सिंह के, लेकिन राज्य के लालच में दोनों को मारने के लिए तैयार हो जाता है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के रचनाकार कौन है? लक्ष्मी के स्वागत एकांकी के रचनाकार उपेंद्र नाथ अश्क हैं। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्रों का नाम कौन कौन सा है? रोशन, सुरेंद्र, भांसी, माता, पिता और डॉक्टर आदि, यह सब प्रमुख पात्र के रूप में लक्ष्मी के स्वागत एकांकी के जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि लक्ष्मी का स्वागत एकांकी में देश काल पर प्रकाश डालिए। समय के अनुसार स्थान, परिवेश और वातावरण का सामयिक चित्र उपस्थित किया गया है। रूढ़िवादी परिवारों और उनके दैकियानूसी विचारों पर प्रहार करने के लिए नाटककार ने ऐसी घटनाओं और परिस्थितियों की कल्पना की है जो एकदम सच्ची और वास्तविक हैं। जो दकियानूसी विचार पर प्रहार करने के लिए नाटककार ने ऐसी घटना और परिस्थिति की कल्पना की है जो कि रूढ़िवादी परिवारों में हमें देखने को मिलता है, और यह एकदम सच्ची और वास्तविक घटना है। लक्ष्मी का स्वागत एकांकी के प्रमुख पात्र रोशन की 4 चारित्रिक विशेषताएं बताइए। वह कर्तव्यनिष्ठ, मोह, दया और करुणा से ओतप्रोत एक समझदार युवक था, और वह विनम्र था, दुखी और परेशान था। इस नाटक में यही प्रतीत होता है। एकांकी के विकास में अश्क जी का क्या योगदान है? एकांकी के विकास में उपेंद्र नाथ अश्क बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार हैं, और हिंदी एकांकी के विकास में अश्क जी ने ऐतिहासिक योगदान दिया है। अश्क जी का 1937 से 38 ईस्वी से ही एकांकी लेखन में रत रहे, और इनके प्रकाशित एकांकी संग्रह देवताओं की छाया में, तूफान से पहले, चरवाहे, पक्का गाना, पर्दा उठाओ पर्दा गिराओ, साहब को जुकाम है, यह सब उनकी प्रसिद्ध एकांकियाँ हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म कहाँ हुआ था? काशी में हुआ था। भारतेंदु जी का जन्म किस सन में हुआ था? सन 1850 ईस्वी में हुआ था। भारतेंदु जी की मृत्यु किस सन में हुई थी? सन 1885 ईस्वी में। अगला प्रश्न हमारा है कि भारतेंदु द्वारा संस्कृत के अनुदित 4 नाटकों के नाम लिखिए। विद्या सुंदर, प्रबोध, चंद्रोदय, कर्पूर मंजरी और मुद्रा राक्षसी, यह भारतेंदु जी की 4 संस्कृत के अनुदित नाटक हैं। भारतेंदु के अनुसार मौलिक नाटकों के नाम बताइए। सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, यह सब उनकी मौलिक नाटक के नाम हैं। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु द्वारा संपादित 2 पत्रिकाओं के नाम बताइए। कवि वचन सुधा 1868 ईस्वी में उन्होंने संपादित किया था, और हरिश्चंद्र मैगजीन उन्होंने 1873 में संपादित किया था। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु मंडल के 4 रचनाकारों के नाम बताइए। बालकृष्ण भट्ट, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और श्रीनिवास दास, यह भारतेंदु मंडल के 4 रचनाकार हैं। भारतेंदु जी की 2 एकांकियों के नाम बताइए। भारत दुर्दशा और भारत जननी। अगला प्रश्न हमारा है
आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जन्म बस्ती जिले के अगोना नामक गांव में 1884 ईस्वी में हुआ था और उनका निधन 1940 ईस्वी में हुआ था। शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी निबंधों के नाम लिखिए। उनके जो मनोविकार संबंधी निबंध हैं वह हैं उत्साह, श्रद्धा, भक्ति, करुणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय और क्रोध। यह सब उनकी मनोविकार संबंधी रचनाएं हैं, निबंध हैं। शुक्ल जी के सैद्धांतिक निबंधों के नाम लिखिए। शुक्ल जी के सैद्धांतिक निबंध हैं कविता क्या है, काव्य में लोक मंगल की साधनावस्था, साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्र्यवाद, रसात्मक बोध के विविध रूप। यह सब उनके सैद्धांतिक निबंध हैं। अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल की प्रमुख निबंध शैली क्या थी? समीक्षात्मक शैली, गवेषणात्मक शैली और भावात्मक शैली उनकी प्रमुख निबंध शैलियाँ थीं। अगला प्रश्न है कि आचार्य शुक्ल के निबंधों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? शुक्ल जी ने निबंधों में विषय और व्यक्ति व्यज्यता का गूढ़ मिश्रण हुआ है, जिसके कारण ही विषय की प्रस्तुति में कसावट और आत्मीयता का समावेश दिखाई देता है। अगला प्रश्न है चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? वह रामचंद्र शुक्ल जी का निबंध संग्रह है। पर्वत के विषय में हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि पर्वत शोभा निकेतन है। कुटज का क्या अर्थ है? कुटज वृक्ष है। कुटज का वृक्ष कहाँ पाया जाता है? यह हिमालय में पाया जाता है। यह आज के हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी साहित्य के थे, जो आपके पेपर में देखने को मिल जाएंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हर एक सब्जेक्ट की क्वेश्चंस की इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है उसकी वीडियोस प्राप्त हो सकें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।